नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम अपने YouTube वीडियो जो है उसमें बीए पार्ट फाइनल का जो टॉपिक है विश्व का प्रादेशिक भूगोल जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उस विश्व के प्रादेशिक भूगोल में एशिया महाद्वीप के कुछ वीडियो मैंने आपको डाले थे और एशिया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसके बाद में आपके कोर्स में एशिया महाद्वीप में चाइना का विशेष रेफरेंस है। एशिया महाद्वीप और उसमें दिया गया है चाइना विशेष संदर्भ में, तो चीन के संदर्भ में प्रश्न की कुछ संभावनाएं बनती हैं। उस दृष्टि को रखते हुए मैंने चीन पे भी 2-4 वीडियो आपको शेयर करने का विचार किया है और उसमें आज हम चर्चा करेंगे चीन के प्रादेशिक भूगोल के बारे में। जैसा कि चीन एक ऐसा जाना पहचाना नाम है जो बच्चा बड़ी छोटी कक्षाओं में ही उसको जान लेता है। उसका मुख्य कारण यह है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी काफ़ी बड़ा है ये देश। भारत का पड़ोसी देश है। और फिर तो हम ये देखते हैं कि भारत और चीन के जो राजनीतिक संबंध हैं, सामरिक संबंध हैं, व्यापारिक संबंध है, इनमें आए दिन कुछ न कुछ चर्चित सुर्खियों में होता ही रहता है। और कुल मिला के चाइना के साथ हमारे संबंध पिछले कुछ दशकों से अच्छे भी नहीं कहे जा सकते हैं। एक ज़माना था जब भारत चीन भाई भाई का नारा लगा था, उसके बाद से स्थितियां कुछ अच्छी नहीं रही। तब तक ठीक थी, उसके बाद से स्थितियां ठीक नहीं रही। और भारत चीन युद्ध के बाद में लगातार कुछ न कुछ हमारी सीमाओं पे विवाद होते ही रहे हैं। वर्तमान में भी चीन के साथ हमारे जो सामरिक संबंध हैं उन पे गर्मागर्मी बनी रहती है। और ये स्वाभाविक भी है कि एशिया महाद्वीप का अगर हम जिक्र करते हैं तो उसमें ये देखने को हमें है कि भारत भी एशिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखता है और चीन भी। तो दोनों के बीच कुछ प्रतिस्पर्धा भी है, या फिर चीन अपने को सर्वोच्च स्थापित करना चाहता है इसे। और यहाँ तक कि चीन विश्व स्तर पे भी अपने को पहचान के उद्देश्य से भारत को दबाने की कोशिश में रहता है। अब ये तो हमने जनरल परिचय देखा कि क्षेत्रफल भी काफ़ी अच्छा और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है चाइना, इसलिए उसकी पहचान सामान्यतः है लोगों को। क्षेत्रफल काफ़ी अधिक, यानी कि लगभग जो चाइना का जो क्षेत्रफल है वह 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो क्षेत्रफल है ये लगभग यूँ समझ सकते हैं कि हम यूरोप महाद्वीप के लगभग बराबर सा ही क्षेत्रफल है इसका, अकेले चाइना देश का। चीन का जो विस्तार है एशिया महाद्वीप के लगभग मध्यवर्ती भाग में चीन का विस्तार, और पूर्वी भाग की तरफ इसका विस्तार प्रमुख रूप से देखने को है कि उत्तरी भाग में रूस की स्थिति और दक्षिण भाग में भारत और कुछ इंडो चाइना प्रायद्वीप हैं। उसके बाद में मध्यवर्ती भाग में चीन की स्थिति है, जैसा कि आप इस मानचित्र में, ये चीन का मैंने आपको मानचित्र दिखाया है और ये उसका चीन की स्थिति का राजनीतिक स्वरूप मैंने आपको बताया है। तो आप जैसे कि देखते हो कि चीन के ठीक दक्षिण में भारत की स्थिति है और म्यांमार है, और ऐसे ही कंबोडिया, वियतनाम, लाओस वगैरह जो कंट्रीज़ हैं उसके इंडो चाइना प्रायद्वीप वाले वो हैं। और पूर्व की ओर इसकी जो सीमाएं हैं वो सागर से लगती हैं। उत्तर में प्रमुख रूप से इसके मंगोलिया स्थित है। मंगोलिया के बाद में इसकी जो सीमाएं उत्तर पे प्रमुख रूप से रूस से लगती हैं। पश्चिम भाग में अगर हम देखते हैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह जो अरब कंट्रीज के इधर वाला जो पार्ट है उनसे इसकी जो सीमाएं प्रमुख रूप से लगती हैं। यह है चाइना की स्थिति।
इसका जो चीन का एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में 18 डिग्री से ये 54 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक इसका विस्तार है। कॉमन रूप से मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो 18.5 डिग्री से लेकर के 53.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक इसका विस्तार है, अर्थात इसका अक्षांशीय विस्तार काफ़ी अधिक हम देख सकते हैं। और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 76 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 134 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास तक इसका विस्तार है। लंबाई भी अगर इसकी हम देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 5,500 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो लगभग वो भी 5,000 किलोमीटर के आसपास है। तो काफ़ी अधिक इसका क्षेत्र देख सकते हैं। सामुद्रिक सीमाएं भी चाइना की लगभग 14,000 किलोमीटर के आसपास हैं। चीन की जो सीमाएं हैं वो भी काफ़ी अधिक हैं। ऐतिहासिक विरासत चाइना की जो है, वर्तमान में चीन में साम्यवादी गणतंत्र है, राजनीतिक व्यवस्था जो है। अब मैं आपको बता दूं कि चीन में काफ़ी समय पहले जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, वो वहाँ राजतंत्र था। और सामंतवाद का जब वहाँ कुछ समय था, सामंती राज्य था, तो वहाँ उस समय अराजकता वगैरह फैल गई थी। सी हुआंग नाम के वहाँ कोई राजा हुए थे और उसने हूणों को हराकर इस बर्बर जाति से वहाँ इसको आज़ाद करवा लिया था। और सी हुआंग ने उन हूणों से आज़ाद करवा करके जो आक्रांता वो बार बार वहाँ आक्रमण करते थे, उनसे रक्षा के लिए फिर उसने चीन की महान दीवार बनाई, जो कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। चीन की महान दीवार, और अपने आप में खुद ही आश्चर्य की बात है वो चीन की महान दीवार तो तत्कालीन समय में वो बनाई गई थी। फिर कालांतर में जाने के बाद में चीन चंगेज खा के पुत्र जो कुबाल खा थे, उनके शासनकाल में मार्को पोलो ने भी चीन की यात्रा की थी। तो मार्को पोलो की चीनी यात्राएं भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण रही हैं। और वर्तमान में चीन में साम्यवादी गणतंत्र एक ही पार्टी का वहाँ शासन, इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है। अब हमने देखा कि चीन का क्षेत्रीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय देशांतर स्थिति क्षेत्रफल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की सीमाएं हमने देखी कि अच्छा, अब प्रमुख रूप से हम चाइना का जो रीजनल पार्ट हम देख रहे हैं, इसमें इसकी स्थिति और विस्तार के बाद में सबसे महत्वपूर्ण इसका है धरातलीय स्वरूप। आज हम अभी चीन के धरातलीय स्वरूप के विषय में चर्चा करेंगे कि चीन का धरातलीय स्वरूप कैसा है, किस प्रकार से है। तो मोटे रूप से देखा जाए तो चाइना जो है उसमें मैदानी भाग बहुत कम है। ये प्रमुख रूप से पहाड़ी और पठारी देश है, अगर इसको वैश्विक रूप से देखा जाता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि लगभग इसका 85 या 85% जो भाग है वह आवास योग्य सामान्यतः कम है, मतलब कृषि की दृष्टि से भी काफ़ी अधिक अयोग्य या कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, तो ज़्यादातर इसके पार्ट पे पहाड़ियाँ मिलती हैं। पहाड़ी और पर्वत श्रृंखलाओं का लगभग 40 से 50% जो भाग है उस पर पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ हैं। शेष रहे लगभग 35% जो पार्ट है इसका, उस पर पठारी प्रदेश का इस पर विस्तार है। तो काफ़ी अधिक शेष बचा हुआ 15% जो भाग है इसका, उस पर केवल इस पर प्रमुख रूप से हमें मैदानी भाग देखने को मिलते हैं। कुछ जिसका भाग है वो काफ़ी गहरे गर्त भी वहाँ बने हुए हैं। तो चीन का जो धरातलीय स्वरूप है उसको हम 2-3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मेजर रूप से हम इसको देखें तो इसके प्रमुख रूप से चीन का उत्तरी भाग है हम ले सकते हैं, और उत्तरी भाग में जो टिएनशान पर्वत श्रृंखला है, और टिएनशान जो है वो नानशान सिंगलिंगशान होते हुए इसके उत्तर में एक लंबी पर्वत श्रृंखला बनाती है। टिएनशान जो इसके पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी भाग में सबसे ऊंचाई पे स्थित वो जो है ऊपर जो है चीन के मानचित्र में आप इसको खो सकते हो। पश्चिमी उत्तर पश्चिम के सुदूर क्षेत्र में आपको टिएनशान मिलेगा, और मध्यवर्ती भाग में नानशान, और फिर जो इसका उत्तरी पूर्वी जो भाग है वहाँ ग्रेट खिंगन पर्वतमाला आपको मिलेगी। तो ये एक श्रेणी है जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला के नाम से यहाँ जानी जाती है। ये दूसरा, इसके मध्यवर्ती भाग में भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो कुनलुन है, अल्टाई टांग प्रमुख रूप से, और सिंगलिंग शान जो है ये यहाँ देखी जा सकती है। या फिर नानशान और सिंगलिंग शान के कुछ भाग इधर भी देखने को, इसके मध्यवर्ती भाग में भी यहाँ हमें देखने को इसके मिलते हैं।
और ये जो मध्यवर्ती है ये 4000 से 6000 मीटर तक यहाँ ऊंची हैं। और ये जो मध्यवर्ती भाग है इसका सर्वोच्च शिखर जो है ये उलुग मुस्ताग जो है 7724 मीटर ऊंचा है। एक बेसिक अगर रूप से हम देखते हैं तो चीन के दक्षिण भाग में पामीर की गांठ से पूर्व की ओर जो काराकोरम हिमालय से लेकर के नॉनलिंगशान के नाम से जो पर्वत श्रेणी फैली हुई है, ये इसकी हम दक्षिणी सीमा के रूप में इसको देख सकते हैं। और एक जो है इसका ये 3 क्रम हमने इसके प्रमुख रूप से देखे, और एक अंत में हम इसका दक्षिणी और पूर्वी जो विस्तार है वो भी हम ले सकते हैं। और अगर फिर ज़्यादा हम डिटेल में इसको देखते हैं तो इसकी जो क्रम है, जो पर्वत श्रेणी की इसकी क्रम है वो और बहुत सारे इसके छोटे छोटे उपविभाग करके भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिक रूप से जो इसके पर्वत श्रेणी के क्रम थे वो मैंने आपको बताया है। सबसे महत्वपूर्ण मैंने इसके क्षेत्र का जो विस्तार था उसमें बताया कि केवल 15% भूभाग पे यहाँ मैदान है, बाकी यहाँ पठारी और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र के रूप में लगभग 85% जो है ये कवर करता है। तो ये 3 क्रम हमने इसके देख लिए पर्वत श्रेणियों के, बाकी उपविभाग भी हम इनकी काफ़ी अधिक ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका जो पठारी भाग है उसका भी हम एक एक करके वापस से हम देख सकते हैं कि इसमें जो तिब्बत के उच्च क्षेत्र है ये इसका पठारी भाग जो है तिब्बत का उच्च पठारी। बाकी आप इसमें जो मैंने पिक्चर आपको स्क्रीनशॉट लिया है उसमें आप पढ़ के देख सकते हो इसकी स्थिति जो भी है। फिर भी मैं आपको मोटे मोटे रूप से समय अभाव के कारण से जो बताना चाह रहा हूँ उस पर आप जो पठारी भाग है इसमें तिब्बत का पठार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मंगोलिया का पठार यानी प्रमुख रूप से ये मंगोलिया वाले क्षेत्र में है जिसको हम गोबी डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, वो एक पठारी भूभाग है। तो तिब्बत का पठार, मंगोलिया का पठार और यूनान का पठार, सान का पठार, ये यहाँ प्रमुख रूप से हैं जिनका अभी हम यहाँ जिक्र करेंगे पठारी भागों में। पहले तो अभी हमने देखा कि पर्वतीय क्षेत्र इनके कौन से हैं, तो 3 श्रेणियों में हमने देखा। उत्तरी भाग में तिएन शान, नानसन और ग्रेट खिंगन के नाम से देखा। मध्यवर्ती जो भाग था उसमें हमने देखा था कि कुनलुन शान आ गया, अल्टाई टांग आ गया, और फिर सिंगलिंग शान पर्वत श्रेणी इसके मध्य वाले भाग में आ गई है। और दक्षिण में हमने देखा ये जो हिमालय कैलाश श्रेणी वगैरह जो आ गई है, और नॉनडिंगशान पर्वत जो है इसके ये पूर्वी भाग में जो आता है, जो लाल नदी बेसिन जो है उसके या रेड बेसिन जो है उसके नीचे ही जो स्थित है वो वाला भाग है। अब हम पठारी भाग में देखते हैं तो प्रमुख रूप से पठारी क्षेत्र जो इसके हैं वो 3 से 4 हम इसके प्रमुख रूप से पठारी प्रदेशों को डिवाइड इसमें कर सकते हैं। तिब्बत का पठार जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी इसको माना जाता है। वैसे पामीर का जो पठार है वह विश्व की छत कहलाता है और सबसे ज़्यादा अधिक ऊंचाई वाला, लेकिन तिब्बत का पठार भी विस्तृत और काफ़ी अधिक ऊंचा, लगभग 4000 मीटर अधिक ऊंचा है सागर तल से। और ये कुनलुन शान एक तरफ इसके आप देख सकते हो और दूसरी तरफ हिमालय जो पर्वत है, इन दोनों के बीच में ये तिब्बत का पठार स्थित है, और पूरे वैश्विक भूगोल को ये प्रभावित करने वाला है तिब्बत का पठार। दोनों तरफ इसकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, विश्व की सबसे ऊंची श्रेणियों में से एक हिमालय है इधर, उस तरह देखते हैं हम कुनलुन शान जो है। कुनलुन शान का आगे विस्तार फिर अल्टाई टांग में होता हुआ नानसान की ओर आगे निकल जाता है। दूसरा इसका जो भाग है उसमें मंगोलिया का जो पठारी प्रदेश है उसका भी हम इसमें जिक्र कर सकते हैं कि दूसरे वाला जो इसमें पठार है वो मंगोलिया का पठारी प्रदेश इसमें है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया जो देश है उसमें प्रमुख रूप से है, लेकिन इसमें भी काफ़ी अधिक भाग उसका फैला हुआ दिखाई देता है। यही जो पार्ट है वह गोबी डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, मंगोलिया के पठार वाला भाग है। एक देख सकते हैं इसमें यूनान का पठार, जो चीन के यूनान का पठार है वो चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग की तरफ या मध्यवर्ती जो भाग है उस तरफ आप देख सकते हो। रेड नदी जो बेसिन है उसके पूर्वी भाग में ये जो प्रमुख रूप से आपको दिखाई देगा कि ये कौन सा भाग है। आप इसको यहाँ ट्रेस कर सकते हो अगर मानचित्र में इसको देखना चाहो तो हमने ये प्रमुख रूप से इसके जो पठारी प्रदेश थे इनका हमने जिक्र किया। अच्छा, एक लोइस का पठार भी हम यहाँ कह सकते हैं जो वायु द्वारा निर्मित है। लोइस का पठारी भाग है, हालांकि ये मिट्टी के मोटे आवरण हैं, जमाव हैं, लेकिन इसको भी हमने लोइस के पठार के नाम से जाना। चीन की जो महत्वपूर्ण नदी है जिसको हमने हांग हो के नाम से जाना है, आप इसको देख सकते हो। ये वाला जो भाग है लोइस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लोइस पठार के नाम से इस मानचित्र में आप इसको देख रहे हो।
तो ये जो लोइस का पठार है उसी का हम जिक्र कर रहे हैं। तो लोइस पठार बड़ा महत्वपूर्ण अपने आप में विशेष महत्व का है ये लोइस पठार, क्योंकि ये मिट्टी के जमाव हैं, बारीक डस्ट के जो पार्ट हैं, कण हैं, वो यहाँ जमा हो गए हैं और इसी प्रदेश में यहाँ की महत्वपूर्ण नदी जो है वो हांगो नदी बहती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आर्डोस का ये जो मैदान है अपने आप में देखा जाए तो ये हवा के द्वारा निक्षेपित मिट्टी से बना हुआ है और ये जो है ये आर्डोस का मैदानी भाग भी एक तरह से कह सकते हैं कि हांगो वाले क्षेत्र में आर्डोस का यही वाला जो पार्ट है ये आर्डोस का भाग भी कहलाता है। हांगो के द्वारा ये घिरा हुआ है, हांगो नदी के द्वारा। इसके अलावा और काफ़ी इसके हम छोटे छोटे पार्ट इसके कर सकते हैं। जैसे अब हम कुछ इसके बेसिन्स के बारे में जो प्रमुख रूप से यहाँ के बेसिन हैं उनका भी हम जिक्र एक बार कर लेते हैं। समय अभाव बहुत है लेकिन फिर भी मोटे मोटे रूप से हम देखते हैं कि चाइना के प्रमुख रूप से जैसे तारिम बेसिन का आपने नाम सुना, तो तारिम बेसिन जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और तारिम बेसिन के संदर्भ में कई बार परीक्षा दृष्टि से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। आप इनको एक बार मैंने ये पिक्चर दे रखी है, इनको आप यहाँ रोक करके देख सकते हो। इस वाली पिक्चर में भी आप देख सकते हो। मैं फिर भी रही इनके अलावा जो शेष बातें रही उनमें तारिम बेसिन की हम बात कर रहे थे। चाइना वाला जो तारिम बेसिन है, तारिम बेसिन जो है जिसके दक्षिण में कुनलुन पर्वत श्रृंखला फैली हुई है प्रमुख रूप से और उसके उत्तर में जो है ये तिएन शान पर्वत श्रृंखला, दोनों के बीच का जो निम्न भूभाग है जिसको तारिम बेसिन के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी अधिक भूगोल की दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है ये बेसिन। और इसी तारिम बेसिन के जो भाग है उसी में टकलामाकन डेजर्ट जो है वो स्थित है। परीक्षा दृष्टि से कई बार उससे प्रश्न आते हैं, टकलामाकन डेजर्ट कहाँ स्थित है, तो ये चाइना वाले भाग में है और चाइना के उत्तरी पश्चिमी भाग में, और वो भी कुनलुन शान और तिएन शान पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में फैला हुआ है और तारिम बेसिन में है और तारिम बेसिन में टकलामाकन डेजर्ट है। और ये जो तारिम बेसिन है उसके ठीक ऊपर मैंने बताया तिएन शान। अब तिएन शान से ठीक उत्तर की ओर जो इसका है वो भी जुंगेरियन बेसिन भी यहाँ का काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है और ये जुंगेरियन जो बेसिन है वह अल्टाई और तिएन शान पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। और ये जो अल्टाई पर्वत श्रृंखला है ये बेसिक रूप से अगर इसका विस्तार है तो ये मंगोलिया में देखने को मिलता है। तो जुंगेरियन जो बेसिन है तो आप यूँ कह सकते हो कि जो तिएन शान पर्वत श्रृंखला उसके दक्षिण में तारिम बेसिन है और उसके उत्तर में जुंगेरियन बेसिन है। तो ये यहाँ के दो प्रमुख रूप से बेसिनों का हमने जिक्र किया। ये दो बेसिन जो यहाँ के प्रमुख थे। एक यहाँ का अन्य जो बेसिन है उसका भी हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इसके अलावा भी एक सेदाम बेसिन भी है यहाँ का, जो नानसान पर्वत व काराशन के मध्य वाले भाग में यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि ये वाला जिसका अभी हमने जिक्र किया था तारिम बेसिन और जुंगेरियन बेसिन, जुंगेरियन के ठीक नीचे तिएन शान और तिएन शान के नीचे दक्षिण भाग में तारिम बेसिन से जब हम चलते हैं दक्षिण पूर्व की ओर थोड़ा सा तो उस तरफ सेदाम बेसिन अपने को दिखाई देता है। तो एक तरफ उसके पूर्वी भाग की तरफ हम देखते हैं कि नानशान पर्वत है और इधर हम देखते हैं कि अल्टाई टांग पर्वत वगैरह फैले हुए हैं। तो ये यहाँ का सेदाम बेसिन है। तो तीन प्रमुख रूप से यहाँ की जो बेसिन है इनका हमने जिक्र यहाँ किया है। और यही भाग जिसमें तारिम बेसिन का हम जिक्र कर रहे थे, लोपनार लेक जो काफ़ी अधिक प्रसिद्ध रही थी आणविक परीक्षण के लिए, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। लोपनार झील का भी हमने जिक्र एक बार कर लिया। और प्रमुख रूप से जो इसमें छूटी हुई चीज़ें हैं, यूनान का पठार प्रदेश, इसका मैंने पहले जिक्र कर लिया। यह भी परीक्षा दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यूनान का पठार जो है वो कहाँ है। एक हांगहो नदी का थोड़ा सा, और हांगो नदी जो है इस लोएस वाले पठारी प्रदेश में बहती है। येलो रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। चीन का शोक भी है ये। येलो इसलिए कहा जाता है कि चीन का जो लोएस वाला पठारी प्रदेश है वह पीली मिट्टी का प्रदेश है और वह जब सागर में अपना पानी बहा के ले जाती है तो वह पीलापन कुछ दिखाई देता है, इसलिए इसको येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। तो प्रमुख रूप से चाइना के धरातल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फीचर्स थे उनका लगभग मैंने जिक्र यहाँ किया है। चीन की इधर दो जो और अन्य नदियाँ हैं उसके अलावा एक यांगटी सीकियांग और एक सीकियांग जो हैं, इसका भी हम जिक्र थोड़ा सा जब अफवाह तंत्र का करेंगे तो उसके संदर्भ में हम करेंगे। रेड बेसिन वगैरह का अभी हमने जिक्र कर ही लिया कि ये चीन के मध्य पश्चिमी भाग जो है वहाँ ये रेड बेसिन चीन का स्थित है।
अब आप एक बार अपनी बुक और मैंने जो दी हुई ये पिक्चर है उनकी सहायता से इसको एक बार तैयार करो, क्योंकि चीन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका जो ओरिजिनल स्टडी है वो। और इनके अलावा अब शेष रहे जो कुछ क्लाइमेट और अन्य जो टॉपिक हैं इसके अफवाह से संबंधित, उनका भी हम आगे आने वाले वीडियो में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।